अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। प्रोग्राम नौ पॉलिसी। नाज़रीन, आज बात करेंगे गवर्नमेंट की नई नेट मीटिंग पॉलिसी यानी कि सोलर एनर्जी पॉलिसी। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक यूज़र जिन्होंने अपने घर पे अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ था और वो नेट मीटिंग के साथ वाबस्ता थे, उनके लिए एक नई पॉलिसी वाज़ह की गई थी। लेकिन वो उसके खदोखाल जब बाहर आए तो एक शोर मच गया, ह्यूर क्राई हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक टोटली बैलेंस चेंज हो जाएगा, टोटली वापडा के हक़ पे हो जाएगा बजाय के कंज्यूमर के हक़ पे होने के। उस वजह से अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से रुक गई है, काबीना में इस वक्त है, और देखिए कब ज़ेर बहस आती है और कब इस नाफिजुल अमल होती है या इसमें कुछ कंज्यूमर के हक़ में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये देखा है कि ये भी कुछ अर्सा ये गवर्नमेंट ने लोगों को ये सहूलत मुहैया की थी नेट मीटिंग की और सोलर की। लोगों ने इसको बड़ी तेज़ी से इसको अडॉप्ट किया और लोगों ने, मैं डोमेस्टिक यूज़र की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी तेज़ी से सोलर सिस्टम लगाए और एक बड़ा रिलीफ हासिल किया। उससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट को एक क्लीन एनर्जी सोर्स मिला, बिल्कुल क्लीन एनर्जी मिली एज़ कम्पेयर टू IPPs जो कि कोल पावर प्रोजेक्ट्स थे और जो ऑयल बेस्ड ऑयल प्रोजेक्ट्स थे, थर्मल ऑयल के प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एक इन्वायरमेंट को तबाही बर्बादी ले आते हैं। और दूसरा उनका इंपोर्ट बिल, ख़ासकर कोयला भी इंपोर्टेड कोयले पर था और जो ऑयल वो तो है इंपोर्ट, उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी इजाफा हो रहा था, माहौल भी तबाह हो रहा था। तो लेकिन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करते हुए हुकूमत को बड़ा ही प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको एक यूनिट प्रोड्यूस किए बगैर कैपेसिटी पेमेंट मिल रही होती है, जबकि डोमेस्टिक यूज़र उनको क्लीन एनर्जी के यूनिट मुहैया कर रहे होते हैं और मंथ एंड पे उनका हिसाब किताब हो के गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती, यूनिट की मद में उनको एडजस्ट करती है। नाज़रीन, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। मैं अब शुरू अपने प्रोग्राम के मेहमानों को आपका तारुफ कराता हूँ। मैं ज्वाइन किया है इफ्तिखार रंधावा साहब ने, जो साबिक चीफ़ इंजीनियर पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट रहे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेख मोहम्मद अली साहब, जो बिज़नेस एनालिस्ट है। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। रंधावा साहब, ये बताइएगा कि ये जो सोलर एनर्जी जो नेट मीटिंग की जो पॉलिसी थी, ये देखा गया था कि कंज्यूमर के इससे बहुत बेनिफिट्स ले रहे थे और बड़ी जल्दी अडॉप्ट हो रही थी। लेकिन ये जो नई पॉलिसी उन्होंने नाफिज की है, जो करने जा रहे थे लेकिन वो अब कुछ अर्से के लिए रुक गई है, तो ये कंज्यूमर के साथ ज़्यादती नहीं हो जानी थी अगर ये नाफिज हो जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानी साहब, कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की उस वक्त करता है जब उसका इंपोर्ट बिल कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। अनलकीली पाकिस्तान जब से बना है इसका इंपोर्ट बिल कम रहा है और एक्सपोर्ट कम रही है, इंपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा, ज्यादा रही जी, है। वो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहा हमारा। जी। और इंपोर्ट में एनर्जी का जो बजट था वो सबसे ज्यादा था। 19-20 में हमने 11.4 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट की। 20-21 में हमने 13 बिलियन की एनर्जी एक्सपोर्ट की और 21-22 में हमने 23 बिलियन की एनर्जी एक्सपोर्ट की। ये वो टाइम है जब कोल भी बीच में आ गया था और LNG के प्रोजेक्ट भी बीच में आ गए थे। अच्छा, LNG भी शामिल हो गई थी? जी। अच्छा अच्छा। वो तो 16 17 17 18 से शामिल हो गया था जी। और अल्टीमेटली यहाँ पे आके एनर्जी का बिल बहुत बढ़ गया था और मीनवाइल सोलर बीच में आना शुरू हो गया है। वो जो हमारे छोटे DG जिनको हम बोलते हैं, जो अपने सोलर घरों पे लगा रहे थे या इंडस्ट्रीज पे लगा रहे थे या कमर्शियल प्रेमिसेस पे लगा रहे थे, वो भी बीच में आना शुरू हो गए थे। लकीली इस वक्त हम 6000 मेगावाट के सोलर
पैनल लगा चुके हुए हैं अपनी अपनी छतों पे, जो कि हमने गवर्नमेंट को ऐसे कहें कि गवर्नमेंट को मुफ्त में 6,000 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स मुफ्त में मिले। जी, इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, एक पैसा भी एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं है। है ये। और अगर आप एनर्जी मिक्स देखें तो हमारा एनर्जी मिक्स में सोलर जो 16, 17, 18, 19 में 0% था, अब वो 20%, जो ग्रिड की जनरेशन है उसका हिस्सा 20% हो चुका हुआ है, जो कि बहुत खुशहाल बात है। और ये मैं अगर कहूं कि 21-22 में 23.3 बिलियन था एनर्जी इंपोर्ट, तो ये 22-23 में 17.5 रह गई, और 23-24 में 16 बिलियन रह गई है। यानी ये वक्त के साथ साथ कम होती जा रही कम है। होती जा रही है। एंड और दूसरा इसमें एक बात ऐड करूंगा, ये क्लीन एनर्जी भी है। जी, हाँ, एनवायरनमेंट को भी, वो जी जी। एनवायरनमेंट के जो अपने हैं वो हिस्सा, वो तो जी अलग जी, है। दुनिया इस वक्त क्लीन एनर्जी की बात कर रही है, और मिलीनियम गोल भी आपको पता है एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे बड़ा अहम है, वो जी, उसका हिस्सा है। तो इसमें जो इनको प्रॉब्लम आई, अ, जो डीजी जिस हिसाब से सर्किट में आए हैं, जो इनको प्रॉब्लम आई है कि इनका एक तो सर्कुलर डेट इनका काबू में नहीं आ रहा, जो आईपीपीज को हायर कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। अब वो कंज्यूमर जो है वो उनसे बिजली तो लेते नहीं है, उनको घर बैठे पूरे कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है, वो प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, पहले जो जनरेशन करता है, जेनको जैसे मैंने अर्ज किया, जनरेशन कंपनी जब भी कोई जनरेशन करती है तो वो ट्रांसमिशन वालों को देती है, ट्रांसमिशन वाले आगे डिस्ट्रीब्यूशन वालों को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले आगे गवर्नमेंट की सब्सिडीज बीच में डालते हैं, टैक्स बीच में डालते हैं, और फिर वो कंज्यूमर को जाती है। तो हर जगह पे उसमें एडिशन होती जाती है, और जो 2 रुपए की चीज है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 4 गुना 5 गुना उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इनका जो अब डीजी थे, जो सोलर से बिजली पैदा कर रहे थे, वो तो जितने में बिजली पैदा कर रहे थे उतने में उनको मिल रही थी, तो ये चीज इनको नाला गुजर रही थी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी। एक्चुअली हमारे कंट्री की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका ये प्रॉब्लम रहा है कि वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहे हैं, वो डिक्टेटर रहे हैं, और डिक्टेटर ही की तरह से इस मुल्क को चलाते रहे। वो अपने आप को अफसर समझते रहे हैं। उन्होंने बिजली सर्व मुल्क को सर्व नहीं करना शुरू किया, उन्होंने मुल्क को, कंज्यूमर को डिक्टेट करना शुरू किया गवर्न है, करना शुरू कर दी। अफसर बन के रहे हैं। जी जी। तो दूसरा, सोलर में एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो टेक्निकल है, जिसके साथ मैं एग्री करूंगा, कि ग्रिड की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। यकदम बादल आए तो कहाँ से बिजली पैदा करेंगे? जो कंज्यूमर लगे हुए हैं, जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उनको देना है, तो यकदम अगर बादल आ जाते हैं किसी जगह से, तो वो फिर ग्रिड को, स्टेबिलिटी ग्रिड की नुकसान होता है। इसके लिए इनको या तो अपने सिस्टम अपडेट करने चाहिए थे, जो नहीं किए, तो इन्होंने उस सोचा है कि चलें, अगर सिस्टम अपडेट नहीं करते हैं तो इनको जरा थोड़ा सा कंज्यूमर को डिस्करेज करते हैं, ताकि वो नए सोलर ना लेके आए। इस तरह से ये प्रॉब्लम इनका आ रहा है, और अल्टीमेटली इन्होंने सोचा है कि जो, अब देखें, अब मैं अगर डीजी हूं, मैं बिजली इनको दे रहा हूं, तो मैं इनको बिजली दे रहा हूं एज ए मेरे एक बैंक, जिस तरह बैंक को पैसे जमा करवाते हैं ना, जी उस जी। तरह से मैं इनको बिजली दे देता हूं, और जब आप मुझे जरूरत होती है इनसे वापस ले लेता यूनिट हूं। जमा तो करवा रहे हैं आप। मैं इनको यूनिट जमा करवा रहा हूँ, मुझे ये यूनिट इनको वापस करना चाहिए, लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, ये यूनिट जो है हम आपसे खरीद लेंगे, और जब आपको जरूरत होगी हम आपको 5 गुना उसकी कॉस्ट पे देंगे, जो कि हमारे साथ, ये कंज्यूमर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जी जी, दुरुस्त फरमाया। मोहम्मद अली साहब, आपने रंधावा साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो इनकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि ये वापडा की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, ये इतनी ज़्यादा 6000 मेगावाट की जब सोलर जनरेशन हो रही थी, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि अब वो क्या करें। ठीक है, वो उनको अपना जो सर्वाइवल वो समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो हमें भी उनका सर्वाइवल समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही हैं।
और फिर इस वजह से ये इस किस्म की पॉलिसी की बुनियाद रखी गई जो कि लोगों को डिस्करेज करे ये ताकि इस टाइप के फर्दर यूनिट्स लग सकें और फर्दर लोग सोलर का लगा के उससे फ़ायदा उठा सकें। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे कि कुछ अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए तो इन्होंने बड़ा एक सख्त स्टांस लिया था आईपीपीज़ के ऊपर, और आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ 3-4 माह पहले इसकी बड़ी मीटिंग के थ्रू सेलिब्रेशन की गई कि हमने, और ये इसको आगाज़ किया था बिजनेस लीडर्स ने जी, और वो किसी ख़ास मकसद के लिए ख़ास जगह के कहने पर ही वो हरकत में आते हैं, वो जो बिजनेस लीडर हैं जी, वो जो और उनको वो जो डाटा मिला था वो इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी कि वो हर किसी की एक्सेस नहीं होती जो वो डाटा प्रेस में दे रहे। हाँ, तो वो बता रहा हूँ कि वो मीडिया को बोला गया कि आप इसको सेलिब्रेट करें। तो ये तो खैर हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती कह लें या एक आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है कि हमारा जो मीडिया है वो सेलिब्रेट जो है ना इवेंट होने से पहले कर लेता है। तो इसी तरीके से आईपीपीज़ का किया गया कुछ उसमें जो आपका हपको वाले हैं या ये सबा पावर वाले हैं या इस तरह एटलस पावर वाले हैं, उनके साथ इन्होंने नेगोशिएट किया भी है जो कि बेसिकली लोकल स्टेक होल्डर्स थे, तो उनके साथ इन्होंने नेगोशिएट किया और उसमें मेरा ख्याल है तकरीबन आपका कोई 1400 अरब आपका तकरीबन बकौल मीडिया के या बकौल जो बिग लीडर्स हैं उन्होंने ये सेव कराया, उसको उन्होंने दोबारा नेगोशिएट किया। लेकिन बात इसे जो है बनती नहीं है, बात बहुत आगे की है, बात बैलेंस शीट बनती नहीं है। हाँ, वो जो कह रहे हैं वो जो सर्कुलर डेट जो है वो जारी है, उससे कोई हाँ नहीं है। बात तो ऐसे है कि हमें जो ओवरसीज जो कंपनीज हैं जो इसमें जिनकी इसमें इन्वेस्टमेंट और जो स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं, हमें उनके साथ हमें दोबारा बैठना है। कुछ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लोग हैं जो इसके अंदर हैं, जो कि आपके साबका हुकूमत के अंदर जो है वो काबीना का जो है वो उसमें हिस्सा भी रहे हैं, जिसमें आपका ये दाऊद कंपनी एंग्रो वाले हैं वो इसके बड़े मेजर स्टेक होल्डर भी रहे हैं और वो इसके अंदर हुकूमत में भी रहे हैं आपके पिछले टेन्योर में। तो वो मियां मंशा साहब के भी हैं? जी, उसमें मतलब मियां मंशा साहब हैं, आपके जंगीद जरीन साहब हैं, हाँ, जो कुछ न्यू पावर वाले हैं। इस तरह कई ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना ये आईपीपीज़ किए हुए हैं। उन लोगों ने बेसिकली लोकल बैंक से लोन लेके ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बेसिकली इशू ये है कि अगर हम उनके साथ अगर हम स्ट्रिक्टली पेश आते हैं तो वो मतलब एट द एंड क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि वो अपनी इस कंपनीज को डिफ़ॉल्ट कर देंगे, और जो वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जो वो लोकल लोन्स के लिए गए कमर्शियल बैंक से, वो फिर आपकी हुकूमत ही उसको पेबल होगी, क्योंकि आपकी हुकूमत उसकी गारंटर है उन सारी कंपनी से लेने की। तो आज आके आप बेसिकली जिस तरह भी कर लें तो कैसे डिफ़ॉल्ट कैसे करेंगे? देखें 15 साल से वो चल रहे हैं लेकिन वो तो उन्होंने जो प्रॉफिट मेकिंग करनी थी वो तो निकल गई ना। हाँ जी, प्रोजेक्ट लोन जो रीपेमेंट पीरियड है वो तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इतना एक्सटेंड होता नहीं है। वो तो 10 साल होता है जी, 10 साल है ना, 10 साल में प्रोजेक्ट लोन चला जाता है। तो वो गवर्नमेंट से पैसे लेने तो बैंकों को पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो डिफॉल्ट तो उनको पहले ही बैंकों को देखना चाहिए। ये बेसिकली ये खदशात शो किए जाते हैं कि हम इन लोगों को नहीं छेड़े। तो अब वही बात है कि उसमें उस तरह की हकीकत नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इसी तरीके से ही हमें जो है ना पॉलिसीज़ मिलती हैं, डिक्टेट होकर पॉलिसीज़ मिलती हैं। तो बाकी मैं उनके ये जो इन्होंने जो बात बोली थी कि यार जो स्टेबिलिटी है ग्रिड की, उसके लिए हमें जो हमारा जो ग्रिड स्टेशन है हमें उसको जो है जब तक हम उसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो एक बड़ा वैलिड रीज़न है हुकूमत के पास इस पॉलिसी को जो है ना ब्रेक डाउन करने के लिए। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं अर्ज करूंगा कि ये देखें 6000 मेगावाट हमें मुफ्त में मिल गई है, आईपीपी लगाने नहीं पड़े जी। तो ये हम अगर कंटिन्यू करते हैं ये नेट मीटिंग पॉलिसी तो हमें ये अगले 2 साल में हम 12000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। और हमारी सोलर की कंजम्पशन जो है वो 20% से 40%। और इसमें जो सबसे खुशाइन बात है कि ये गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट दी गई है पब्लिक की तरफ से। एक्चुअली इंटरेस्ट नंबर 2 इंपोर्ट ऑफ एनर्जी बिल जो है वो आपका कम हो रहा है वक्त के साथ साथ। सबसे मजे की बात जो रंधावा साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो ऑयल एनर्जी इंपोर्ट बिल है, उसमें ग्रेजुअली कमी आ रही है जैसे जैसे ये सोलर पावर बढ़ रही हैं।
वैसे वैसे इंपोर्ट बिल में कमी देखने को मिल रही है। रंधावा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हम IMF प्रोग्राम से ये जो गुजरे हैं, ये भी कोई एक फैक्टर है ये जो पॉलिसी दी गई है कि इसका उससे मेरा वो स्कोप नहीं है आईएमएफ के साथ बात करने का। मैं तो पावर सेक्टर का छोटा सा वर्कर हूँ और जो पावर सेक्टर में हो रहा है वो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आईएमएफ आपको ये ज़रूर कहता है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप अपना टैरिफ, ये इन चीज़ों की बात ज़रूर करता है, लेकिन वो इतना पिन पॉइंट नहीं करता कि आप यहाँ पे ये कर दें या ये कर दें। अगर वो इतना पिन पॉइंट नहीं करते तो ये जो कुछ दिन पहले इतनी बड़ी जो उन्होंने मेगा करप्शन रिपोर्ट दी है, फिर वो किस तरह उनके पास वो सारे नंबर्स आए और वो सारी चीज़ें? देखिए, वो तो उनकी वो तो करते हैं, वो आपकी इकोनॉमी को पे तो नज़र रखे हुए हैं। जाहिर है, जैसे आपने बैंक की बात की है, जो बैंक लोन देता है, जो फाइनेंसिंग करता है, वो हर साल आपके अकाउंट्स चेक करता है। वो जो भी आपकी अकाउंट्स की, आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, मैं लोकल लेवल पे बताता हूँ, जो भी उनको आपके अकाउंट्स चाहिए होते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स चाहिए होते हैं, वो मांग लेता है, क्योंकि उनका अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बैंक का मौजूद होता है। इसी तरह IMF का भी अपना एक रिस्क मैनेजमेंट और करप्शन फ्री वो सारा, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका जो पैसा है वो करप्शन की नजर ना हो जाए। वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये अभी फिल फॉर शायद ये इम्प्लीमेंट ना करें, चूंकि अभी तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने से रोक दिया गया है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अभी तो कुछ टाइम तो इसी तरीके से अभी ये मामला चलेंगे और आगे उम्मीद करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए और इसको मजीद जो चलने दिया मजीद जो लोकल इन्वेस्टर है उसको बल्कि मजीद जो है इंकरेज किया जाए, जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से किया जा रहा है। यस, इन्वेस्टर को इनकरेज किया जाए, लेकिन आगे प्रॉब्लम जो आ रही है ना, जो पावर सेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि सोलर सिर्फ दिन के वक्त काम करता है। जी, वो मैंने आपकी उस बात से पहले भी एग्री किया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। रात को ग्रिड में वापस वही पावर हाउसेस को वापस बीच में लाना होता है। लेकिन ये तो इसका तरीका ये है, अब देखें, अब अगर हम 24,000 मेगावाट सोलर जनरेट कर रहे होते हैं किसी वक्त पे, तो हमारा ग्रिड में वो उतनी हमारे कंज्यूमर उतनी कंज्यूम नहीं कर रहे होते जितनी हम जनरेट कर रहे होते हैं। ये एक वक्त आएगा, इस यहाँ तक हम पहुंचेंगे कि हमारी जनरेशन ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी। उस सिलसिले में हमें उसके ऊपर जाना चाहिए, हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए सर। नहीं, इसमें आगे जो आ रहा है, दुनिया लिथियम से भी आगे चली गई है। हमें एनर्जी स्टोरेज अपने प्लांट लगाने चाहिए जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकें जब सरप्लस हो, और रात को वो फिर इस्तेमाल करें। अब अगर देखें, ये अगर पॉलिसी लेके आते हैं ना, मेरे से अगर 11 रुपए मुझे यूनिट में से लेके मुझे 55 रुपए का यूनिट देंगे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए, जिसने 5-6 लाख 7 लाख 10 लाख का सोलर सिस्टम लगा लिया हुआ है 10 किलोवाट का, उसके लिए 2 लाख 3 लाख और लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। वो लगाएगा और क्या होगा, इनको बाय बाय कर देगा, इनके कंज्यूमर कम हो जाना शुरू हो जाएंगे और वो तो फिर बैटरीज में वो स्टोर करेगा। हाँ जी, मैं ग्रिड को ऑफ कर दूंगा, मुझे ग्रिड की जरूरत नहीं होगी। मैं अब जो बैटरी ग्रिड इस्तेमाल कर रहा था, एज ए ग्रिड को मैं एज ए बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मैं। जी। तो कल को जब ये मुझसे 11 रुपए लेंगे बिजली और मुझे 55 रुपए देंगे, तो मैं ग्रिड को ऑफ करूंगा और अपनी बैटरी लगा लूंगा और बैटरी से चलाता रहूंगा। रंधावा साहब, जिस तरफ आप ये इशारा कर रहे हैं, जिस चीज़ को कि वो वापडा के सिस्टम से निकल आएंगे, मेन सिस्टम से, और अपने बिजली खुद स्टोरेज करेंगे, वो करेंगे, क्या वापडा काम भी लगता है कि वो यही चाह रहे हैं कि जी हम निकलें ताकि IPPs को हम सर्व करें? ऐसे लगता है कि ये वापडा हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए नहीं बना, IPPs के लिए बना हुआ है, ठीक है? वो तो IPPs भी जो उनके ऊपर ठोक दिए गए थे ना जी। वापडा जो है ना, वो तो लगता है कि कोई सबॉर्डिनेट है IPPs का, क्योंकि ऐसे ही है। वापडा कहता है ये हमारा नो गो एरियाज IPPs जो है। मैं अभी रंधावा साहब की इस बात से रंधावा साहब, हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली साहब, आप कोई IPPs के बारे में बात करना चाह रहे थे? मैं बेसिकली उस रंधावा साहब की उस बात से कह रहा था कि मैं अभी जब स्टूडियो में आ रहा था, तो मैं रास्ते में मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, तो वो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ सोलर सिस्टम फॉर पाकिस्तान। जी। तो मैंने उससे पूछा यार कि आपके क्या काम के लाते, तो उन लोगों ने तो कहा यार कि जो हमारे पास स्टॉक पाइलअप है
उसको तो हम किसी ना किसी तरह हम सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो हमने अपने सारे कैंसिल कर दिए, और हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो हम लिथियम बैटरी की जो हम फैक्ट्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसके ऊपर हम जो है इसका मतलब है कि उन्होंने फोर्स ही कर लिया। जी, तो मैं मतलब उनकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे ये एक पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, इसकी वजह क्या बताइए? जो नई पॉलिसी है जी, ये नई पॉलिसी इस वजह से ये जी वो समझते हैं कि इस नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद सोलर सिस्टम की शायद मांग ना रहे, बल्कि जो स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरीज हैं उसके एक बहुत बड़ा वो बूम देख रहे हैं, जो अभी रंधावा साहब जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो मतलब जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या जो बड़े इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो अभी से ही जो है अपनी जो स्टॉक उसका निकाल रहे हैं, उसका जो भी कैश फ्लो है उसको वो दोबारा वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और वो लिथियम बैटरी की जो यहाँ पे असेंबलिंग है उसके ऊपर वो उनकी बड़ी तेजी से वर्किंग जारी है। रंधावा साहब, आपकी बात को जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे, मोहम्मद अली रंधावा साहब की उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन लिथियम बैटरी 6-7 साल बाद जब खत्म होगी तो एक बहुत बड़ा चंक होगा जो हमें गार्बेज, जिसको हमने डिस्पोज ऑफ करना है, वो एक और प्रॉब्लम निकल आएगा। तो अब चाइना में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो कंप्रेस करके स्टोर करते हैं और इसको वापस बिजली में तब्दील करते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा, तो ये छोटी लेवल पे नहीं है, ये कम से कम 25-30 मेगावाट का प्रोजेक्ट, मेगावाट का एक पावर प्लांट होता है जो बड़े कंटेनर में गैस को स्टोर कर लेते हैं और फिर जब बिजली वाफर होती है तो उससे गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, जब बिजली कम होती है तो गैस को रिलीज करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है वो वापस ग्रिड को दे देते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी, इस वक्त सबसे टॉप पे ये टेक्नोलॉजी। तो रंधावा साहब, क्या ख्याल है हमारा जो गवर्नमेंट है, जो जिन्होंने ये दुनिया की फरसूदा तरीन प्लांट लगाए थे IPPs के, तो ये जदीद प्लांट, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान क्यों नहीं आता? उन्हें जदीद जहाज तो मंगवा लेते हैं, लेकिन ये काश के वो जदीद ये पावर प्लांट भी मंगवा ले। सर, इनको अल्टीमेटली इधर आना पड़ेगा, अदरवाइज इनके पास कंज्यूमर कोई नहीं रहेगा। हर कोई बंदा अपने अपने पैनल लगा के, अपनी बैटरियां लगा के और अपनी बिजली इस्तेमाल करते रहेगा। ये जब उस वक्त इनका अपर हैंड था जब सोलर इतना कॉमन नहीं था। अब सोलर तो टके टोकरी है ना जी, 9 सेंट में या 7 सेंट में हमें मिल रहा है। तो ये सर्कुलर डेट जो कैपेसिटी पेमेंट वापस से कहाँ से फिर वो फंड लेके आएगा? वो देखिए जी, जो कास्ट, देखिए कितना बिल आपका कम हुआ एनर्जी का, वो तो आपने बताया, वो तो हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ। 23 से 16 तो $8 बिलियन जो है वो डले ना उधर। उसको कैपेसिटी पेमेंट करे ना उनकी, वो करेगा। दूसरा, हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी तो ये बिजली है ना। दूसरा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे जो IPPs हैं ये कब तक हम पे रूल करते रहेंगे? कोई चांस है कभी जाके इनसे? जब तक इनके साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। अब देखें सर, आगे बढ़ाए, कईयों के आगे बढ़ाए इन्होंने IPP। ये फिर हम खुद ही आप बैल मुझे मार वाली बात करते हैं अगर आप बढ़ाते हैं तो। लेकिन सभा निकल गया, 25 साल उसके पूरे हो गया जी। AES लाल पीर गया और ये इस तरह से रोश भी जा रहा है और ऐसा हमको भी जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, बड़े बड़े उनके तरीके हैं, वाकफियतें हैं। अच्छा, क्या करें? दूसरा, चले मैं रंधावा साहब एक और तरफ आता हूँ कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है उस पर मेरा ख्याल कुवैत से इन्वेस्टमेंट आई थी गाजी ब्रोथा पे। गाजी ब्रोथा पे ही आई है ना? नहीं, ये गाजी ब्रोथा तो 2002 में बन गया था। नहीं, जो अभी जो लेटेस्ट आई है, जो इन्वेस्टमेंट, उसके शेयर फरोख्त हुए हैं। नहीं, मेरे नहीं नॉलेज में ये। मेरा ख्याल है कि बाहर से एक इन्वेस्टमेंट आई थी हमारे एक इसी तरह डैम प्रोजेक्ट पे, और जो ₹1.25 यूनिट था, वो इन्वेस्टमेंट आने के बाद वो ₹10 हो गया, क्योंकि जाहिर है वो गाजी ब्रोथा की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, वो चूंकि इन्वेस्टर शेयर था। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट वहीं की वही रहेगी, और वो ऐसी जो इन्वेस्टमेंट आती हैं
जो इन्वेस्टमेंट तो आई, लेकिन वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे आ गया, और उस इन्वेस्टमेंट गई कहाँ वो किसी को नहीं पता। अच्छा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का कोई फ़ायदा होता है? मोहम्मद अली साहब, आप तो बिजनेस एनालिसिस्ट हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो एक वक्ती प्रेशर होता है हमारे ऊपर अपने फॉरेन रिजर्व्स का, क्योंकि हम बदकिस्मती से जो है तवील अरसे से एक जो हमारा जो बैलेंस पेमेंट का जो डेफिसिट है उसमें चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर्स की तो अच्छी ज़रूरत होती है। तो ये हमेशा कोई भी जो काम होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। तो हमारी बेसिकली डिमांड जो डॉलर्स की है और जिनके पास वो वाफर मकदार में मौजूद हैं, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसको देखते हुए तो ये बात बिल्कुल अक्ल में समझ आती है कि वो अपना इतना हाई मार्जिन रेशो चार्ज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि वो वक्ती तौर पे तो शायद हमारा जो एक फॉरेन रिजर्व्स का जो मसला है वो तो इन इन्वेस्टमेंटों से टल जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो आम आवाम के ऊपर आता है वो इतना सवेर होता है कि हम हर साल 3 से 4% जो हमारी आबादी है वो जो गुर्बत की जो सतह से नीचे जा रही है, वो इसी तरह के ही जो मसाइल हैं और जो उनके इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर जो लोकल लोगों के ऊपर, ये वो जो रेशियो इतनी स्पीड से बढ़ी है, ये वही वजूहत है। अच्छा, ये शेख साहब, बांग्लादेश को कितना अरसा नया टर्नओवर जो है शेख यूनुस साहब वाला, कितना अरसा रहा है? 2 साल 2 साल दो बन रहा है। 9 बिलियन डॉलर वो ऐड करके गए हैं इन देयर इकोनॉमी। जी। वो आपको और एक जो है ना, एक पूरा रजीम चेंज हुआ है और वो पूरा एक इनकलाब आया, उसके बाद उन्होंने टेकअप किया। उसकी बेसिक वजह जो है वो उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे चल रही है, उनकी फाल है जो इंडस्ट्री है। तो ये जो एक्सपोर्ट्स का जो मसला, ये जो एक्सपोर्ट्स का मामला होता है, जो डॉलर्स का मामला होता है, ये बड़ा सिंपल सादा चीज़ है कि आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई चीज़ है देने को तो आपको डॉलर्स मिलेंगे। अगर आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ नहीं ऑफर करने के लिए तो आपको डॉलर्स, आपके पास उसकी शॉर्टेज होगी। तो जो भी मुल्क आप उसको, मतलब बांग्लादेश इज़ मतलब स्मॉलर एग्जांपल, अगर आप उसको अगर लार्जर स्केल पे देखें तो चाइना के पास सिर्फ इंडस्ट्री ही है जो कि उसको एक सुपर पावर भी वो उसने अपना क्लेम कर दी है। तो आप 9 बिलियन डॉलर की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री होने की वजह से दुनिया में नई सुपर पावर्स जो है उन्होंने जन्म लिया है, जिसमें आपका हमसाया मुल्क भी है, फिर आपका चाइना भी है। तो बेसिकली वो जिस मुल्क में जिस केयर टेकर सेटअप में आए थे उसमें इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी स्ट्रांगली एक्टिव थी। एक दौर में हमारे मुल्क की भी इंडस्ट्री और ये सारी बहुत थी, टेक्सटाइल बहुत बूम में था। जी, ये वही टेक्सटाइल है जो बांग्लादेश शिफ्ट हुआ, जो कि हमारे पास पहले हमारे पाकिस्तान का हिस्सा होता था। और अभी भी जो पाकिस्तान के पास फैसिलिटीज है वो बांग्लादेश के पास नहीं है। कपड़ा जो रॉ मटेरियल है, कपास उनके पास नहीं है। हमारे पास तो इसकी रॉ मटेरियल भी था, अपनी कपास उगाते थे वो। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं थोड़ा सा आपका एक चेंज करता हूँ पाकिस्तान से हट के। अफगानिस्तान में पावर जनरेशन कैसे हो रही है, वो बिजली कैसे ले रहा है? ये इस पे अफगानिस्तान पे मैंने भी स्टडी नहीं किया कैसे ले रहा है, लेकिन जाहिर है उनके पास, मुझे नहीं इस पे अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं मैं कुछ कह सकता कि उनका क्या है, कैसे बिजली कहाँ से आ रही, चले बिजली आ भी रही है कि नहीं आ रही, ये भी है सवाल। जी, वो अभी तो हमने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, ट्रेड क्लोज की हुई है, और कहते थे कि इस पे अफगानिस्तान पे बहुत असर पड़ेगा, लेकिन देखने में आया कि हमारा जो काश्तकार है, ख़ासकर आलू वाला, वो बिल्कुल रुल गया हुआ है ये बॉर्डर। सही। आप क्या कहेंगे? इसी तरह से टमाटर का भी यही हाल हो रहा है, अभी असल का यही हाल हो रहा है। असल में चूंकि हमारा जो मुल्क है वो उसका जो एक 2/3 मेजॉरिटी है वो इकोनॉमी चलती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा लोग उसके स्टेक होल्डर थे कि वो बात जो है वो नोटिस में आ गई और वो उसका एक बड़ा डंडोरा पीटा गया। हत्ता कि अगर हम मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखें तो आपकी जितनी लोकल मार्केट्स हैं पंजाब के अंदर, होलसेल मार्केट्स हैं, या आपकी जो KPK के अंदर जो आपकी पेशावर के अंदर जो होलसेल मार्केट्स हैं, उसके अंदर लाखों लोग का रोज़गार इस ट्रेड के साथ मुंसलिक था।
मतलब बहुत बड़ा पाकिस्तान का, मतलब तकरीबन पाकिस्तान को जो लोकल रेवेन्यू, जो लोकल ट्रेडिंग का रेवेन्यू था, उसका तकरीबन 16 से 17% जो रेवेन्यू था वो आपको अफगानिस्तान से आ रहा था। आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें डेली 80,000 टन आपका जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर। आपका फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा स्टेक था। बज़ाता खुद मेरा खुद एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ है, और हमारा ट्रैक्टर्स के हम ऑटो स्पेयर्स का हम जो है वो हम सप्लाई करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे इतना इस टाइम पे उधर बज़ाता खुद भी इतना बड़ा बहरान है कि वहाँ पे फसल की कटाई हो, मतलब इस टाइम सर पे खड़ी हुई है, और वहाँ पे उन लोगों के पास अपनी ट्रैक्टर की रिपेयरिंग के लिए पुर्ज़ाजात मौजूद नहीं है। और मैंने लोगों को मतलब आंखों से आंसू से रोते देखा है कि उनके जो बज़ाता खुद जो कारोबार हैं वो बिल्कुल ठप हो गए हैं। इसी तरीके से आपके रमज़ान के अंदर, आपके केपीके के अंदर अरबों रुपए का जो है वो इस्लामिक जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जाती थी, मतलब जिसमें कुरान पाक है और बाकी जो सपारे हैं तरावी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके केपीके से जो है अफगानिस्तान जाते थे। तो ये बड़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो अरबों रुपए की जो बिजनेस हमें दे रही थी। मोहम्मद जी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त आखिरी मिनट्स हैं। रंधावा साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बताया कि आईपीपीज जो है ना हम पे डिक्टेट कर रहे हैं, तो इसका हल, जैसे कराची में एक हमने लाइसेंस दिया हुआ प्राइवेट कंपनी को, जो जैसे के इलेक्ट्रिक, और उसमें वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो चूँकि फिर उनकी मोनोपोली है, उसके मुकाबले में कोई नहीं, तो पोजीशन फिर ये हो जाती है। तो क्या हमें ज़्यादा कंपनियों को नहीं लाइसेंस देने चाहिए? मतलब लाहौर में 2-3 कंपनियां हो जाए जिनका आपस में कंपटीशन हो जाए, इस तरह कराची में भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? यस, अगर अब या तो 1 यूनिट कर लें वापस, या फिर इनको इतना तोड़ दें कि दो एक फीडर के ऊपर एक रंधावा साहब से हमारा वो डिस्कनेक्ट हो। शेख साहब, आप चूँकि बिजनेस है, तो ये जैसे रंधावा साहब कह रहे थे कि एक ही कंपनी है और वो अल्टीमेट उसकी मोनोपोली हो जाती है इतनी कि वो डिक्टेट करना शुरू करती है अपने कंज्यूमर के पास। तो ये कंपटीशन में नहीं आना चाहिए, ज़्यादा कंपनीज नहीं होनी चाहिए, ताकि कंपटीशन में प्राइस और सर्विस ये मतलब एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में तो ये आईपीपी की अब मिसाल आपके सामने है कि वो ऐसे खौफनाक मुआहदे ये बहुत एक बड़ा फ्रूटफुल कंपटीशन क्रिएट करेगा, लेकिन इसमें बेसिकली आपको सिंध असेंबली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, ऐसा कोई भी आपको नई कंपनी को आपको लाने के लिए। तो अगर अब तो एक पार्टी के पास मेजॉरिटी है, तो अगर आईनी तरमीम आ सकती है, लाजमी इसके ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, और ये अवाम के फेवर में होगा। बाकी पंजाब गवर्नमेंट की भी बात करें जी, ये ओवरऑल तो ये फेवर में होगा कि जाहिर बात है जब मजीद वही बात है कि ये हमेशा डिमांड सप्लाई पे होता है। जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा होगी कंपनीज की, देखें तो जब आईनी तरमीम आ सकती हैं, लेकिन आईपीपीज में तरमीम क्या नहीं हो सकती? सब कुछ मुमकिन है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस टाइम पे जो हमारे पास जो एक खुदा का गया हुआ एक तोहफा है, जो हमारे पास जो एक लीडर हमारे पास आए हैं पिछले 2-3 साल से, जो कि बैक स्टेज बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए, और उनको आगे आना चाहिए, बैक स्टेज पे ना रहे, उनको आगे आके ये इन स्टेप्स पे काम लाजमी करना चाहिए, बजाय पीछे रह के वो सामने आके करे तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ऐसे मैं एग्री करता हूं। अच्छा, नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे मुल्क में आईनी तरमीम तो बड़ी आपने देखी होगी, बड़ी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन आईपीपीज में तरमीम देखने को नहीं मिलती। अल्लाह करे कि इन मुआहदों में भी तरमीम हो और आवाम को रिलीफ मिले। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।